Hi everyone, I welcome you all to our channel. So today is 9th of June 2021 के हम न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एंड इंडियन एक्सप्रेस। तो कल बीच में जो वॉइस की दिक्कत हो रही थी वो भी आर्टिकल डिस्कस करेंगे, पहले उन्हीं को डिस्कस करेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद आवर टुडेज एडिटोरियल्स एंड ऑल। ठीक है, पहले मेन हेडलाइंस आप देख लो, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बाकी की चीज़ें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने इशू किए रिवाइज गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल कोविड-19 वैक्सीन्स प्रोग्राम एंड सेंटर प्रोक्योर करेगी 75% ऑफ वैक्सीन। ठीक है, एंड ये स्टेट्स को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और यूटीज़ को भी। प्राइवेट जो है प्राइवेट हॉस्पिटल, तो वो खुद उनको 25% जो है वो प्रोक्योर कर सकते हैं। 44 करोड़ डोजेस कोविड-19 वैक्सीन्स की अवेलेबल हो जाएंगी दिसंबर दिस ईयर। ठीक है, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। दूसरा ये है कि जो अभी तक पूरा नेशन वाइड जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, तो उसके अंतर्गत 23.61 करोड़ को क्या है वैक्सीनेट ऑलरेडी कर चुका है। एंड नेशनल कोविड-19 रिकवरी रेट भी इम्प्रूव हुआ है 94.3%। मतलब बहुत सारे लोगों को जिनको कोविड हो रहा है वो रिकवर भी हो जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके की कोविड नंबर काउंट करने की जगह हम देखेंगे क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फोकस करना अभी। सो कोविड कर्फ्यू एंड हो गया है, कम्प्लीटली हो जाएगा इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी एंड बिहार फ्रॉम टुमारो। ओनली नाइट एंड वीकेंड रिस्ट्रिक्शन टू कंटिन्यू। ठीक है, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अभी है, बाकी ऑलमोस्ट समाप्त हो रहा है, अनलॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है। एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मोटो ऑफ आत्मभारत अभियान इज टू मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड। ठीक है, तो ये कहाँ पे मतलब इन्होंने बोला, यहाँ पे ज़रूर इसके बारे में लिखा होगा। ये वेबिनार एड्रेस कर रहे थे इंडिया स्वीडन डिफेंस इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इंडिया स्वीडन डिफेंस इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, और यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि जो हमारा DAP 2020 है, दैट इज़ डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर। ठीक है, तो वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करता है और इंडिया को एक तरीके से क्या बनाता है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाता है। ठीक है, एंड ही ऑल्सो हाईलाइटेड दैट पॉलिसी डिसीजन सच एस FDI लिबरलाइजेशन और जो हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है, जिससे कि टॉप डिफेंस कंपनीज जो वर्ल्ड की हैं वो इंडिया में बिजनेस कर रही हैं और जॉइंट वेंचर्स भी यहाँ पे उन्होंने अपने इंडिया में इस्टेब्लिश किए हैं। तो हमने स्वीडिश फर्म्स जो है उनको भी बुलाया है कि हमारे जो डिफेंस कॉरिडोर हैं उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में, ठीक है, तो यहाँ पे आप आओ और यहाँ से आप बेनिफिट भी ले सकते हो। हमारे जो यूनिक इंसेंटिव्स हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड जो हाईली स्किल्ड वर्क फोर्स है, तो उनकी आप अवेलेबिलिटी यहाँ पे है, तो उनका आप यहाँ से बेनिफिट्स ले सकते हो। स्ट्रेसिंग दैट देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर मोर इंडिया स्वीडन पार्टनरशिप एंड स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज़ हैं इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री की, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। ठीक है, तो को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन, म्यूचुअल इंटरेस्ट, कोलाबरेट, ये सब करना होगा हमें साथ में। एंड इंडिया हैज़ अ वॉस्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस विद 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। ठीक है, तो इसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया गया। हमारे पास 9 डिफेंस पब्लिक सेक्टर PSUs हैं अंडरटेकिंग एंड एक्सपेंडिंग प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, हम उनको एक्सपेंड कर रहे हैं, सपोर्टेड बाय इकोसिस्टम ओवर 12,000 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये है शिप बिल्डिंग, जो म्यूचुअल बेनिफिट है इसमें इंडिया और स्वीडन के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेन हमने यही बोला है कि हमारे जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, तो उसमें हम इंडिया में बनाएंगे और वर्ल्ड के लिए भी बनाएंगे। ठीक है, इंडिया में बनाएंगे एंड मेक फॉर वर्ल्ड। तो ये है, कॉस्ट इफेक्टिव क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनेंगे। नेक्स्ट एक युवा प्रोग्राम भी है, तो वो आप मुझे बता सकते हो किस चीज़ से है। ठीक है, युवा प्रोग्राम मतलब एग्जैक्टली क्या है उसमें, ये आप बता सकते हो। सेंटर इशू गाइडलाइंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो सेंटर ने जो है गाइडलाइंस, एक डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है, जो किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। तो इन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, उसमें कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने कुछ गाइडलाइंस को रिकमेंड किया है। ठीक है, वो क्या रिकमेंड किया है इन्होंने कि जितने भी टेक्स्ट बुक हैं, तो उनको एक एक्सेसिबल डिजिटल टेक्स्ट बुक में कन्वर्ट किया जाए इन अ फेज्ड मैनर, और ताकि वो जो कंटेंट है वो मल्टीपल फॉर्मेट्स में प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो एक इनिशिएटिव इसके लिए है, उसका नाम क्या है, PM ई विद्या। ठीक है, PM ई विद्या,
ये लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर मई में, ठीक है, लास्ट ईयर 2020 मई में। और इसमें यही था कि जितने भी एफर्ट्स हैं, यूनिफाई ऑल एफर्ट्स रिलेटेड टू डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर एजुकेशन, और ये फोकस करता है स्पेशल ई कंटेंट पे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। INS तरकश रीचेज मुंबई एंड क्रिटिकल मेडिकल सप्लाईज फ्रॉम कुवैत एंड सऊदी अरेबिया, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ये। तो यहाँ पे ये थी न्यूज़, ठीक है। मालदीव के जो फिनेंस मिनिस्टर अब्दुल्ला शहीद इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ 76 सेशन ऑफ यूनाइटेड जनरल असेंबली। अब हम कुछ यहाँ पे जो कल के जो आर्टिकल थे थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली, ठीक है। आपने पढ़े होंगे, अच्छी बात है, नहीं पढ़े या फिर पढ़े भी हैं तो भी आप एक बार इसको रिवाइज करना तो बनता है, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन आर्टिकल थे ये। तो शेल नॉट राइट, तो शेल शेल का मतलब यहाँ पे है कि शेल, कि यू शेल नॉट राइट, है ना। अब ये आर्टिकल क्यों लिखा है माधव गोडबोले जी ने? ये फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी हैं एंड सेक्रेटरी जस्टिस इज टेक्स्ट बुक इंडिया फेडरल यूनियन ऑफ स्टेट। तो इन्होंने ये लिखा है आर्टिकल क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ था, एक पेंशन अमेंडमेंट रूल्स थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए गए थे 31 मई को। और इसमें क्या थे, यू शेल नॉट राइट का मतलब कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस जो रिटायर्ड एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे, मेनली रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन से, सेवरल ऑर्गेनाइजेशन जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस से मेनली डील कर रहे हैं, तो उनके ऊपर अगर वो कुछ रिटायरमेंट के बाद अपना कुछ लिखते हैं, अपने टेन्योर के बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, या फिर कुछ भी करते हैं, कहीं पे वो पब्लिक स्पीकिंग मीडिया के सामने बोल रहे हैं, तो उससे पहले उनको जो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उससे बात करना ज़रूरी होगा, उनसे कंसेंट करना ज़रूरी होगा। और उस पर ये लोग चेक करेंगे कि मतलब क्या वो सेंसिटिव इशू है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की इंटीग्रिटी और जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको तो कहीं मतलब उससे छिड़खानी तो नहीं कर रहा है ना। तो ये सब इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो ये ऐसे मतलब 2008 में जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी गवर्नमेंट थी, तब ये था, लेकिन उस टाइम पे 2 ऑर्गेनाइजेशन ही इसके अंतर्गत थे, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, रॉ। और लेकिन बहुत ज़्यादा एडवर्स रिएक्शंस इस मूव के देखने को मिले, तो ये पॉलिसी जो थी कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। अब जो प्रेजेंट्स रूल हैं ये अप्रूव कर दिए हैं कमेटी ने, जो ऑफ सेक्रेटरीज 4 साल पहले ही। तो इन्होंने बोला कि अगर मैं मेंबर होता कमेटी का तो इस तरीके के कभी भी आगे अप्रूवल के लिए नहीं देता, इनका अप्रूवल नहीं करता, क्योंकि ये 2008 के जो प्रोवोकेटिव ऑर्डर है, एक ये बुक लिखी थी आर्मी ऑफिसर, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, जिनका जो डेप्यूटेड थे रॉ में, और अभी भी मतलब उनके केस फाइल है जो पेंडिंग है कोर्ट में, और उनकी जो बुक है अभी, लेकिन उनकी बुक क्या है, बैन नहीं हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये बोला गया है कि वन कैन काउंट ऑन वंस फिंगर टिप्स द नंबर्स ऑफ बुक रिटन बाय रिटायर्ड ऑफिसर डीलिंग विद नेशनल सिक्योरिटी दैट हैव रेज कंसर्न। तो ये जो केसेस हैं कि मतलब अगर आपको लग रहा है कि कोई रिटायर्ड होकर यहाँ से जाएगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो सेंसिटिव डिटेल है वो कहीं पब्लिश कर देगा या कुछ भी इससे हो सकता है, तो आप इन तरह के केसेस को आप इंडिविजुअली ट्रीट कर सकते हैं, इंडिविजुअली आप देख सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको सभी के लिए, सारे ही जितने भी लोग हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उन पे आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दो। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है क्योंकि ये इरेशनल रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन ऑल रिटायर्ड ऑफिसर, ये बिल्कुल अनजस्टिफाई लगते हैं। क्योंकि क्या होता है, देखो, जितने भी हमारे एक लार्ज पूल ऑफ ऑफिसर्स होते हैं जो रिटायर्ड होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जितने भी IAS ऑफिसर हैं उनको सबको लिखना पसंद हो, है ना। बहुत कम होते हैं जो एक बुक लिख पाते हैं, ऑथर बन पाते हैं। तो या फिर किसी को नहीं पसंद होता है पब्लिक स्पीकिंग, IAS ऑफिसर मतलब वो नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सारे तो नहीं होते हैं, ओनली अ फ्यू हैव बीन राइटिंग एंड स्पीकिंग इन द मीडिया रेगुलरली, और उन पे ही आप रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे तो फिर हमारे पास क्या मतलब बचेगा। पब्लिक ओपिनियन जिससे शेप होता है लोगों का, एक एजुकेट पब्लिक ओपिनियन, हमारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे हम फोकस कर पाते हैं, जैसे पुलिस रिफॉर्म्स, कम्युनल वायलेंस, सिक्योरिटी पॉलिसीज़, जो ऑर्गेनाइजेशन की कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस। तो इन सब के बारे में हमको जो ऑफिसर है उनसे ही पता चल पाता है। और ये बहुत ही वैल्यूएबल इनकी राइटिंग होती है, क्योंकि इनके सालों के ये एक्सपीरियंसेस होते हैं जो शेयर करते हैं, और इनकी जो बुद्धिमत्ता होती है वो इससे शो होती है ना। तो उनकी जो राइटिंग्स है, और ऑल्सो ऑफर्स इंसाइट इनटू द गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है लोगों को एम्पावर करने के लिए। इट इज़ ओनली बाय क्रिएटिंग इन्फॉर्म्ड
पब्लिक ओपिनियन दैट डेमोक्रेसी कैन बी स्ट्रेंथन, डेमोक्रेसी भी हमारी तभी स्ट्रेंथन होगी। तो ये बोला गया है कि जो रीडिंग, रिसर्च, थिंकिंग इन रिटायरीज मतलब ये जो करते हैं ये एक्सटेंसिव होती है, और हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब ईच केसेस के डिसीजन को डिसाइड करेगा कि ये पब्लिकेशन सेंसिटिव है, वेदर मतलब इट इज़ फॉल्स इन द जुरिसडिक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, है ना। तो ये सारे सही नहीं है, अनट्रैमड डिस्क्रिएशन है गवर्नमेंट के। और यही सब इन्होंने बोला है कि इंस्टेड द गवर्नमेंट शुड क्रिएट पार्ट टाइम स्टैंडिंग अथॉरिटी, पार्ट टाइम बनाए टू डिसाइड सच केसेस, दिस विल ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्टैंडर्डाइजेशन एक हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन हो जाएगा ऑर्डर्स का, और कोई भी जो फाइनल डिसीजन इनके द्वारा भी नहीं प्रोनाउंस होंगे सच एन अथॉरिटी विदाउट गिविंग अ हियरिंग, है ना। तो मतलब ऑफिसर जो है उसको उसका कंसर्न भी सुना जाएगा एज फॉर द कंपोजिशन ऑफ द अथॉरिटी। और ये बोला गया है कि यहाँ पे केवल सर्विंग ऑफिसर नहीं होंगे, बट शुड हैव पर्सन्स फ्रॉम सिविल सोसाइटी से होंगे, जुडिशियल एक्सपीरियंसेस से होंगे, लीगल एक्सपर्टाइज यहाँ पे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड के होंगे। तो ये है। और देयर विल बी नो ऑल्टरनेटिव बट टू सीक रिड्रेसल फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, और गवर्नमेंट को इस जो पेंशन रूल है उसको, मैटर को पूरा पूरा देखना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए रूल को, या फिर एटलीस्ट विड्रॉ नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट कुछ मॉडिफाई करें, है ना। तो ये ऑथर का यहाँ पे कहना था। देन यहाँ पे नॉट बाय ब्लड और लॉ अलोन, तो ये कोविड में एक जो पार्ट है, जो कोविड में जो ऑर्फन्स हो गए हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो उस पर ये आर्टिकल लिखा हुआ है कि एक उनके लिए मतलब ज़रूरी है कि फॉस्टर केयर को अडॉप्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में। यहाँ पे एक रानी का जिक्र है, एक टी स्टॉल वो चलाती थी, 6 बच्चे एक साथ वो पालती थी, 3 ऑफ देम हर ओन, 3 उसके खुद के थे, 3 चिल्ड्रन जो थे सुजीता के, है ना, जो उसकी फ्रेंड थी, जो कोविड-19 से 6 महीने पहले जिसकी डेथ हो गई थी। तो वो एक कमिटमेंट था, बिकॉज एक मतलब लैंग्वेज भी होती है लव की, हर जगह मतलब लोगों ने क्या ऐड कर दिया है, लॉ, है ना, लॉ ऐड कर दिया है, या फिर ब्लड रिलेशन ऐड कर दिया है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे ब्लड रिलेशन है तो ही हमारे किसी से अच्छे संबंध होंगे, या फिर हमारे अगर लीगली हमने किसी को अडॉप्ट किया है तो होंगे, है ना। देयर इज़ अ मतलब अनकंडीशनल एक लव होता है जिसके थ्रू ये लोग करते हैं। तो इसे फॉस्टर केयर को क्या बोलते हैं, लेट मी शो यू अबाउट द फॉस्टर केयर। मतलब तो ऑल्सो नोन एज आउट ऑफ होम केयर, ठीक है, एक टेम्पररी सर्विस होती है जो स्टेट्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है चिल्ड्रन को हु कैन नॉट लिव विद देयर फैमिलीज, या फिर जो बच्चे अनाथ रहते हैं। चिल्ड्रन इन फॉस्टर केयर में लिव विद रिलेटिव्स, तो रिलेटिव्स के साथ भी रह सकते हैं, या फिर कोई अनरिलेटेड फॉस्टर पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक ऐसी प्लेसमेंट सेटिंग्स होती है जो ग्रुप होम जिसको बोला जाता है, या फिर रेजिडेंशियल केयर फैसिलिटीज़ बोला जाता है, एमरजेंसी शेल्टर्स होते हैं। ये सुपरवाइज्ड इंडिपेंडेंट लिविंग यहाँ पे होती है, ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल फॉलोअप्स और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी यहाँ पे मिलता है। और तो ये बोला गया है मेनली कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में एट प्रेजेंट 30 मिलियन ऑर्फन्ड अबेंडेंड चिल्ड्रन है। 30 मिलियन, ये बहुत ही बड़ा नंबर है। और जो लीगल अडॉप्शन है, ठीक है, जो भी मतलब चिल्ड्रन के लीगल अडॉप्शन करते हैं, टू फोल्ड चैलेंज है। मतलब एक तो लॉन्ग वाइंडिंग अडॉप्शन है, ठीक है, कि मतलब लॉ क्यों नहीं लोग अडॉप्ट कर पा रहे, क्योंकि देखो लॉ बहुत इंस्टिंजेंट है। मेनली कुछ लोग चाहते भी होंगे, लेकिन उसमें काफ़ी सारे बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल। तो एक ये भी रीज़न है, लॉन्ग वाइंडिंग अडॉप्शन प्रोसीजर रिजल्ट इन जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ देम फाइंडिंग अ होम। जो एनुअल अडॉप्शंस फैसिलिटेड है किसके द्वारा, कारा क्या है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब अभी तक 3,000 से 4,000 ही को अडॉप्ट किया जाता है। तो सोच सकते हैं कि 30 मिलियन इतना बड़ा नंबर, और इतने कम बच्चों को अभी अडॉप्ट किया जा रहा है। सेकेंडली ये बोला जा रहा है देयर इज़ अ रिलक्टेंस टू अडॉप्ट बिकॉज ऑफ द ऑनरस लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट एंड इन्फोर्सेबल लीगल राइट्स ऑफ द अडॉप्टेड चिल्ड्रन। अब लीगल किसी को हम लीगली अपने घर पर ला रहे हैं, तो वो हमारे घर में जितने भी हमारी प्रॉपर्टी है उसमें लीगली वो क्लेम भी करेगा, तो ये सारी इसमें भी होते हैं। एंड फॉस्टर केयर क्या होती है, बाय कंपैशन ऑफर्स अ मोर फ्लेक्सिबल इकोसिस्टम। और ये सिक्योरिटी भी यहाँ पे ऐड हो जाती है रेगुलर फॉलोअप्स की, है ना, कि किस तरीके के चाइल्ड का वेलबींग हो रहा है ठीक तरीके से या नहीं, कंपेयर टू लीगल अडॉप्शन। यहाँ पे या तो फॉलोअप नहीं होंगे या तो फिर बहुत कम होंगे। तो ये है कि आप इस तरह के, क्योंकि उन पेरेंट्स को, रानी को, अब जैसे रानी वॉज नॉट
मतलब वो जो एक सर्टेन इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड था उसको नहीं पार कर पा रही थी, पूरा कर पा रही थी, तो उससे जो फॉस्टर केयर था वो क्या कर दिया, छीन लिया गया। तो बल्कि आप ये कर सकते थे कि रानी को आप इंसेंटिवाइज कर सकते थे इकोनॉमिकली, उसको कुछ मतलब प्रोवाइड कर सकते थे, है ना, तो ताकि वो और अच्छे से उनकी केयर कर पाती। लेकिन इस बेसिस पे उनको लेके कहीं और छोड़ दिया गया बच्चों को उसके, तो जो कि सही नहीं है। सो देयर इज़ ग्रेट मेरिट इन एक्सटेंडिंग स्टेट सपोर्ट, है ना, स्टेट सपोर्ट है टू फोस्टर पेरेंट्स ऑफ मॉडेस्ट मीन स्पेशली व्हेन दे कैन प्रोवाइड अ सोशल कल्चर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो अटेंशन है, जो मच डिजर्व्ड अटेंशन मिलनी चाहिए कोविड ऑर्फन्स को, और स्टेट गवर्नमेंट को इस मोमेंट को मतलब यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए कि फॉस्टर केयर को और ज़्यादा बढ़ावा मिले, और स्टेट को भी अनाउंसमेंट करनी चाहिए, एड पैकेजेस यहाँ पे दे सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन मशीनरीज इज़ अपग्रेडेड, है ना, उनको अपग्रेड करनी चाहिए, और क्लियर कंसाइंस रूल और ट्रांसपेरेंटली एडमिनिस्टर्ड होना चाहिए। यहाँ पे कमिटेड ऑफ सेंसिटिव सिटीजन्स कैन बी एक्सपेक्टेड टू कम फॉरवर्ड एंड ओपन देयर होम्स एंड हार्ट्स टू चिल्ड्रन इन नीड। तो ये था ये जो आर्टिकल है द G7 अपॉर्चुनिटी। अभी एक बार मेरे को मतलब ये भी नहीं पता है कि अभी आई ही होगी आवाज़ या नहीं, क्योंकि देर इज़ नो अल्टरनेटिव टू चेक, है ना, मुझे या तो वीडियो बंद ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, इस आर्टिकल को लेट मी डिस्कस, देन आई विल स्टॉप एंड देन आई विल मेक अनदर वीडियो अगर सब कुछ प्रॉपर हुआ। सो द G7 अपॉर्चुनिटी, तो ये आर्टिकल सी राजा मोहन के तरह लिखा है। इनके आर्टिकल मतलब काफ़ी मेरे फेवरेट आर्टिकल होते हैं, मतलब अच्छे आर्टिकल लिखते हैं। तो फॉर दिल्ली कॉर्निवल समिट क्या है, कॉर्नवॉल जगह है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, तो जहाँ पे G7 की वो समिट हुई थी, है ना, इज अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड ग्लोबल डायमेंशन ऑफ इंडियाज ग्रोइंग पार्टनरशिप विद US यूरोप। एक तो वो है जो अभी कॉरपोरेट टैक्स से रिलेटेड था, तो अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, कि 15% क्या करेंगे जो बिग टैक होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो कंट्रीज़ हैं तो उनको 15% कॉरपोरेट टैक्स लगाना ही होगा। तो ये अभी इसको मतलब काफ़ी टाइम लगेगा इस डील को, है ना। यहाँ पे जो है ये जो आर्टिकल का मैं बताऊँ कि क्या लिखा हुआ है, मतलब इस आर्टिकल में पूरा, कि एक न्यू ग्लोबल कॉम्पैक्ट हो रहा है, इमर्ज हो रहा है इंडिया और वेस्ट कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, वेस्ट नेशन के बीच में। अभी ये जो ग्रुप ऑफ 7 की समिट हुई थी, ये इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, है ना, यूनाइटेड नेशन ने ये होस्ट की थी, एंड एक तरीके से ये क्या बोला जा रहा है, पॉलिटिकल इवोल्यूशन बोला जा रहा है वेस्ट का ना, विच विल सी द डिजिटल पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। और वेस्ट का एक तरीके से टर्मिनल डिक्लाइन हो गया था, और चाइना ने इस बीच में काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी का मतलब यूज़ किया था, वो इमर्ज हो गया था एज अ ग्रेट पावर, है ना। और वेस्ट का डिक्लाइन ट्रम्प के टाइम पे ज़्यादा हुआ, है ना, जैसे उन्होंने अमेरिका फर्स्ट के चक्कर में, मतलब अमेरिका फर्स्ट के वजह से, और फिर क्या हुआ, अमेरिका पीछे ही चला गया, मतलब ट्रेड जो थे, ट्रेड रिलेशन बहुत ज़्यादा डिटोरिएट होते गए और कंट्रीज़ के साथ। लेकिन अभी प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, इनका क्या कहना है कि अमेरिका इज़ बैक। दैट मीन्स कि जो पहले अमेरिका था ना, कितना डोमिनेंट था, एक तरीके से मोनोपोली उस टाइम पे चलती थी अमेरिका की, तो उसी तरीके से ये बाइडेन करना चाहते हैं। तो इस वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट नेशंस की जो विजिट है तो वहाँ पे जा रहे हैं, जैसे कि चाहे वो ब्रिटेन गए या फिर यूरोप गए, है ना। अभी वो यूके से यूके टू ब्रसेल्स जा रहे हैं, ब्रसेल्स में EU का हेडक्वार्टर है, EU से वो अपने अच्छे रिलेशन बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नाटो को वो बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू देते हैं, और वो जो यूरोपियन यूनियन और USA की समिट होगी उसको भी ज्वाइन करेंगे। ही विल रैप अप हिज टूर, है ना, यहाँ यहाँ तो वो गए यूके ब्रसेल्स वगैरह। इसके अलावा वो कहाँ, रशिया से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे USA के रिलेशन, तो रशियन प्रेसिडेंट से, व्लादिमीर पुतिन से भी वो जेनेवा में मिलेंगे और अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करेंगे। एंड फ्रेश लुक है एक वॉशिंगटन का कि अपने जो रिलेशनशिप है मॉस्को के साथ वो किस तरीके से देखते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी थी उसने वेस्ट को बहुत ज़्यादा वीकन किया, एंड अभी जो है बाइडेन वो डिटरमिन्ड है कि स्ट्रेंथन करेंगे US के अलाइज को, और इंडिया को भी क्या करेंगे, ग्लोबल, मतलब वो ड्रॉ इंडिया इनटू अ न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर। तो इंडिया को भी वो देखते हैं इसमें, क्योंकि इन जो कंट्रीज़ मतलब इंडिया की ओर ज़्यादा इंक्लाइन हो रही हैं, तो एक तरीके से ये कि ये सब लोग चाइना से बहुत ज़्यादा भी परेशान है, क्योंकि चाइना लगातार कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं करता रहता है ना। तो ये भी है, चैलेंज यही है कि एग्रेसिव चाइना, अर्जेंसी ऑफ मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले तो मतलब चाइना की एग्रेसिवनेस है
है ना, ये भी एक हमारे अगर आज के टाइम पे ग्लोबल चैलेंज बोले तो ये चाइना का चैलेंज है। दूसरा क्या है कि जो चैलेंज हमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, जो पोस्ट पैंडमिक के बाद किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर होगा, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्डर उसका चैलेंज है, इंटरनेशनल ऑर्डर क्या होगा उस टाइम पे। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिनको अभी एड्रेस करना ज़रूरी है। तो बाइडेन की अगर बात करें तो इन्होंने क्वाड ग्रुपिंग, है ना, क्वाड ग्रुपिंग में जो थे सब लोग सबसे पहले मतलब आए, जो लीडर लेवल पे सबमिट हुई, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए, जापान की। और उसके बाद उन्होंने एक न्यू एजेंडा को तय किया, इंडो पैसिफिक पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और इसके अलावा जो इंडो पैसिफिक के अलावा G7 है, तो उसमें भी इंडिया की वैल्यू थोड़ा बढ़ी है, क्योंकि इंडिया को पहले भी फ्रांस ने भी पार्टिसिपेट करवाया था इसमें। इसके बाद मतलब अभी यूके के जो प्रेसिडेंट है बोरिस जॉनसन, तो इन्होंने भी बुलाया था इंडिया को, है ना। सो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन G7, एंड इट इज़ नोवल टू हैव G7 लीडर्स इनवाइट डिफरेंट कंट्रीज़, है ना। तो ये है। और इसके अलावा जो बोरिस जॉनसन है, तो यूके भी मतलब अपने टाइज और कंट्रीज़ के साथ भी इस्टेब्लिश करना चाह रहा है। इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया को बुलाया था, साउथ अफ्रीका को बुलाया था, साउथ कोरिया को भी बुलाया था, ठीक है, कि इस समिट को ज्वाइन करें। तो मेन ये है। एंड दूसरी बात ये है कि मतलब जो एक थ्रेट है, जो चाइना से हमको एक टेरिटोरियल सिक्योरिटी की थ्रेट है, वो भी है। और होप्स भी हैं, काफ़ी सारी जगहों में स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कोऑपरेशन है चाइना के साथ। जैसे किस किस प्लेटफॉर्म पे है, यहाँ पे RIC का जिक्र है, दैट इज़ रशिया, इंडिया, चाइना। देन ब्रिक्स है, ठीक है, BRICS, जो जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। तो यहाँ पे लेकिन इन सब में जो चाइना की डोमिनेंस ज़्यादा है ना। और जहाँ पे मतलब चाइना ही ओनली, इट्स अ ग्रेट पावर दैट डज नॉट सपोर्ट इंडियाज़ परमानेंट मेंबरशिप। जहाँ पे मतलब इनको हमारा सपोर्ट करना चाहिए था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, या फिर जो NSG है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप्स, तो यहाँ पे ये क्या कर देते हैं, वीटो लगा देते हैं ना। तो हमें ये ग्रुप की मेंबरशिप भी नहीं मिल पा रही है। तो दिल्ली बिलीव दैट बीजिंग वाज अ नेचुरल पार्टनर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड टू लिमिट द डेंजर ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड dominated by the US, Delhi now cannot escape the conclusion कि चाइना जो है ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल है इंडिया की ग्लोबल एस्पिरेशंस के लिए, हमको वो मेंबरशिप नहीं लेने दे रहा है। और वेस्ट इज़ एन इमर्जिंग पार्टनर, है ना। तो ये सब हमको समझ आया, क्योंकि हमने देखा कि पहले जो था वेस्ट हमें क्या करता था, कश्मीर का मुद्दा उठा देता था, पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। लेकिन अब चाइना वो रोल प्ले कर रहा है, कश्मीर का क्वेश्चन जो है बार बार UNSC में ले जाता है ना। वेस्टर्न सपोर्ट पे हम लोग रिलाई कर रहे हैं, चाइना के जो एफर्ट्स हैं कि कश्मीर के क्वेश्चन को इंटरलाइज करो। 2019 से जब से कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुआ है, तो हम उसको हटाते हैं। द वेस्ट इज़ ऑल्सो मोर एम्पैथेटिक देन चाइना ऑन इंडियाज़ इंटरनेशनल कैंपेन, है ना, कि वेस्ट हमारे लिए अभी ज़्यादा एम्पैथेटिक हुआ है। पाकिस्तान का सपोर्ट उन्होंने कम किया है, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्योंकि वो सपोर्ट करता है पाकिस्तान उसको, इसलिए। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जैसे चाइना का जो एग्रेशन है ना, हमने जो था विड्रॉ कर लिया था रीजनल कॉपरेंसिव इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप थी उससे। और चाइना का फिर एग्रेशन देखने को मिला लद्दाख में। इंडिया हैज़ ऑल्सो सॉट टू एक्टिवली लिमिट, हमने भी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजीज़ थे उनकी, जो बहुत सारी ऐप्स थी, तो उन पे भी बैन लगा दिया था, है ना। तो ये है कि यहाँ पे इंडिया इज़ नॉट ओनली रिलक्टेंट टू इंटीग्रेट विद द चाइना लेड एशियन इकोनॉमिक ऑर्डर, बट इट इज़ ऑल्सो टर्निंग टू द वेस्ट। तो हम अगर बात करें इंडिया, तो हमारे जो रिलेशन है वो USA से भी इम्प्रूव हो रहे हैं, UK से भी इम्प्रूव हो रहे हैं, EU से भी हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, बाकी के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं अदर, उनके साथ भी हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन प्रोडक्शन की बात हो रही है। एंड मॉस्को, रशिया से हम बातचीत कर रहे हैं, तो ये सब है। एंड the growing convergence of interest between India and the West does not mean the two sides will agree on everything, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि हमारी USA से नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं तो दोनों के बहुत हर चीज़ में ही अग्री हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे कुछ डाइवर्जेंस एरिया भी हैं, जैसे इकोनॉमिक रोल से लेके जो डेमोक्रेटिक रेगुलेशन है सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी जाइंट्स के, तो उससे रिलेटेड भी हमको कुछ इश्यूज़ हैं जो उन पे देखना होगा। और ये
ब्रॉड कन्वर्जेंस है बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट इनटू टैंजिबल ऑर्डर, और सस्टेन नेगोशिएशन कन्वर्शन, मतलब शेयर्ड इंटरेस्ट की यहाँ पे ज़रूरत है ताकि हम ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को रिफॉर्म कर सकें, क्लाइमेट चेंज जो रिस्क है उसको मिटिगेट कर सकें, ग्रीनर ग्रोथ को और ज़्यादा प्रमोट कर सकें, वर्ल्ड को इम्यून बना सकें जो फ्यूचर में आने वाले जो पैंडमिक्स होंगे उनके लिए, हम अपनी सप्लाई चेन को और ज़्यादा मतलब ट्रस्टेड सप्लाई चेन कंस्ट्रक्ट कर सकें, है ना। तो ये सब है कि दिल्ली को कंटिन्यू करना चाहिए उनकी जो पार्टनरशिप है एशिया के साथ एंड द ग्लोबल साउथ, अ मोर प्रोडक्टिव पार्टनरशिप विद द वेस्ट हमको हेल्प करेगी इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को और एक न्यू डेप्थ देगी इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस को। अब ये जो हाउ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स असेसेस स्टेट स्कूल एजुकेशन, तो इसके मैंने नोट्स बनाए हैं, तो